बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम सर्चिंग वाला काम करेंगे। किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये सर्च का बना हुआ है, इसी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसी पे हम कोई कीवर्ड लिखेंगे और उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ इसके ऊपर एक टैग लगा देंगे कि अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ये जो भी मतलब सॉरी, जहाँ पे सारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पे अब लिख देंगे प्रोडक्ट्स, सर्च रिजल्ट फॉर प्रोडक्ट्स, और ब्रैकेट में कीवर्ड लिख देंगे या जो भी होगा। इसके लिए जहाँ से ये प्रोडक्ट्स उठ के आ रही हैं वहाँ हमने एक इनपुट लेनी है। ये सारी होम के इंडेक्स से आ रही हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग में कीवर्ड ले लें या सिर्फ के ले लें। स्ट्रिंग में मैंने के ले लिया और अब जहाँ से सर्च करना चाहता हूँ उस पर आऊँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इसमें मैं देख लेता हूँ कि इसको, ये देखिए आईडी क्यू लगी हुई है। आईडी क्यू, इसको आप सर्च कर लें, ये लेआउट के ऊपर होगी। तो एडमिन लेआउट में गया, शेयर्ड में एडमिन लेआउट, जिसमें आप आईडी क्यू ढूंढ लें। अच्छा, सर्च ये वाला हमारे पास है। आई थिंक यही सर्च वाला है। फिर भी मैं देख लेता हूँ इसके बिल्कुल टॉप पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये हेडर सर्च रैपर के नाम से, इसको देखते हैं। नहीं, अच्छा सॉरी, मैं एडमिन लेआउट में देख रहा हूँ, ये तो क्लाइंट लेआउट में होगा। वेबसाइट लेआउट, ये देखें हमारे पास। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो ये कैटेगरीज आप सर्वर साइड से फिल करवा दें। चले मैं इसमें ये भी करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटाबेस का कनेक्शन लेता हूँ, इंजेक्ट। जब आपने व्यू पे लेना हो डेटाबेस तो कंट्रोलर के तो कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपके कमांड लगाता है @inject। आगे आप बताते हैं कौन सी चीज़ इंजेक्ट करनी है, तो जो भी आप सर्विसेज कंटेनर में ऐड करते हैं यहाँ पे उस सर्विस को गेट कर सकते हैं। तो डेटाबेस की सर्विस भी हमने कंट्रोलर में ऐड की हुई है, तो डीबी लिख दें या कॉन्टेक्स्ट लिख दें। अंडरस्कोर ना भी लगे कोई इशू नहीं, क्योंकि वो जितने भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन से वेरिएबल देता है अंडरस्कोर में देता है, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, बाकी कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज है। एक तो ऑप्शन में देता हूँ ब्लैंक, बल्कि ये बना हुआ है ऑल कैटेगरीज के नाम से। बाकी ये देखें, आपने तमाम कैटेगरीज शो करवानी है और उनकी आईडीज यहाँ पे रखनी है। तो फॉर ईच var atom in context dot categories dot to list। अब एक एक कैटेगरी आएगी आपके पास। वैल्यू इज इक्वल टू एटम डॉट आई डी, और यहाँ आइटम डॉट टेक्स्ट नेम। ये हमारे पास सारी कैटेगरीज की लिस्ट आ गई। बाकी इसके अलावा हमारे पास ना सर्च का एक बटन है जिसका नाम क्यू है। क्यू की बजाय हमने वहाँ पे की के लिख दिया था, मतलब कीवर्ड। तो यहाँ आप क्यू लिख दें फिर, या फिर यहाँ पे चेंज कर लें। यहाँ ये ज़्यादा जगह पे है तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, क्यू मीन्स क्यूरी। बस इधर से आप यूज़र कुछ भी लिख के एंटर करेगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा। ये फॉर्म है, मेथड इसका गेट है, और एक्शन वही होगा जहाँ पे ये मौजूद है। ये सबमिट करेगा। यहाँ पे आप जाएंगे सर्वर साइड पे तो आपको एक क्यू में एक वैल्यू रिसीव होगी। db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेयर, अब हम फिल्टर करते हैं ऐसे, m गोज टू m डॉट नेम, m डॉट टाइटल डॉट कंटेंट्स। अगर टाइटल में ये क्यू आ रहा है तो भी प्रोडक्ट आ जाए, या फिर m डॉट
डिस्क्रिप्शन डॉट कंटेंट्स, डिस्क्रिप्शन में भी अगर कीवर्ड आ रहा है तो भी वही प्रोडक्ट आ जाए। आर एम डॉट कैटेगरी डॉट कंटेन, कैटेगरी डॉट नेम डॉट कंटेन क्यों, तीनों चीज़ों में से सर्च किया कि कैटेगरी के नाम में अगर वर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में या प्रोडक्ट के टाइटल में वो नाम आ रहा है तो वो प्रोडक्ट्स उठ के आ जाएं। और इसी तरह टू लिस्ट किया और रिटर्न व्यू कर दिया। इसमें मैं व्यू बैग में रख लेता हूँ इसको, व्यू बैग डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये जो क्यू आ रहा है इसको मैंने व्यू बैग में रख लिया। और वेबसाइट लेआउट पे गया, यहाँ पे जहाँ पे वो सर्च लिख रहा है यहाँ पे इसको वैल्यू भी देते हैं, वैल्यू @व्यू बैग डॉट क्यू, अगर वेरिएबल आ रही है तो यहाँ पे क्यू नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज नज़र नहीं आएगा। इसी तरह मैं होम के इंडेक्स पे जाता हूँ और वहाँ जहाँ फीचर प्रोडक्ट या अवेलेबल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर ये मैं बल्कि नीचे आ जाता हूँ, ये अवेलेबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेक करता हूँ इफ व्यू बैक डॉट क्यू नॉट इक्वल टू नल, अगर क्यू नल नहीं है तो मतलब है कोई ना कोई कीवर्ड गया हुआ यूज़र जिसके लिए सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे मैं संभाल का टैग लगा लेता हूँ या कुछ पी लगा ले, कुछ भी लगा ले, अवेलेबल प्रोडक्ट्स फॉर कीवर्ड @व्यू बैक डॉट क्यू। बस ये हमारा काम कंप्लीट हो गया सर्च वाला। इसको दोबारा ओपन करें, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गैलेक्सी का नाम आ रहा है, तो मैं गैलेक्सी के नाम से सर्च करना चाहूँगा, गैलेक्सी। तो ये देखिए अवेलेबल प्रोडक्ट्स फॉर कीवर्ड गैलेक्सी, अब नीचे देखिए सारे गैलेक्सी वाले ही आ रहे हैं ये। इसी तरह अगर मैं पूरा लिख दूँ गैलेक्सी M10, गैलेक्सी M10, अब देखें रिजल्ट में गैलेक्सी M10 ही आ रहा है। तो ये 4 दफ़ा इस वजह से आ रहा है कि अगर प्रोडक्ट्स कम हो तो ये स्लाइडर उसी चीज़ को रिपीट कर देता है दोबारा। और ये देखिए सर्च में भी बता रहा है सर फॉर द कीवर्ड गैलेक्सी M10। बस अब आप कैटेगरी देखें तो ये कैटेगरीज आ गई। आप कहते हैं सिर्फ क्यों मोबाइल से ढूंढ के लाए, तो यहाँ आपको इसकी आईडी भी भेजनी होगी। वेबसाइट लेआउट पे जाएं तो ये आपके पास नेम CAT के नाम से है कैटेगरी, और इसमें इंटीजर वैल्यू जा रही है। यहाँ पे आप रिसीव करें उसको, इंट नल इंट कैटेगरी आईडी। अब आप देखें कि इसमें वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, और इसी तरह यहाँ क्यू में भी वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अब हम क्यूरी को ना पार्शियल क्यूरी बना देंगे, यानी थोड़ी थोड़ी लिख के करेंगे। यहाँ पे वार प्रोडक्ट्स क्यूरी इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेयर एम गोज टू ट्रू, एम गोज टू ट्रू का मतलब है सारे आ जाए। ठीक है, ये हमारी आई क्यूरेबल बन गया। अब यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, क्यों अगर क्यों नल या एम्प्टी नहीं है तो फिर प्रोडक्ट्स क्यूरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स क्यूरी डॉट आगे वही वेयर ये वाला लगा लेता हूँ। इसको मैं कट भी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह आप मैं चेक कर लूँगा कि क्या कैटेगरी आईडी आ रही है कि नहीं। इफ़ कैट नॉट इक्वल टू नल, अगर कैटेगरी नल नहीं है, कैटेगरी यूज़र ने सेलेक्ट की है, तो फिर प्रोडक्ट्स क्यूरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स क्यूरी डॉट वेयर एम गोज टू एम डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैट डॉट, बस सिर्फ कैट। तो दूसरे स्टेप में हमने ये चेक कर लिया। अब तीसरे स्टेप में आपके पास जो प्रोडक्ट्स क्यूरी है
जहाँ पे आप फाइनली रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो यहाँ आप प्रोडक्ट्स क्यूरी दें, प्रोडक्ट्स क्यूरी डॉट इंक्लूड आगे जो भी लगाना है कर लें। अब रन करें। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया ये। और वेबसाइट लेआउट में ना रिक्वायर्ड लगा हुआ था इस पे, क्योंकि अब हम कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड को मैं ख़त्म कर देता हूँ। रन किया। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन आ रही है। अगर ये मैं देखूँ तो इसमें सिलेक्ट डॉट फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, ये मैं इसको अगर ओपन करूँ, ये बता रहा है कि मेरे पास इस पेज पे यहाँ पे एरर है। अब मैं इसके उसमें चला जाता हूँ, व्यू पे चला जाता हूँ, होम में ही है, इंडेक्स पे। ये यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये इमेजेस यानी कि अगर नल आ जाएँ तो इशू होगा, क्योंकि मैं देखें एटम गेट कर रहा हूँ, एटम तो लाज़मी बात है, मॉडल से निकल के आ रहा है, एटम तो लाज़मी है, उसके अंदर इमेजेस हो सकता है ना हो। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि एरर ना आए। उसमें से इमेज निकालूंगा, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट आएगा या फिर ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी। तो url डॉट कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये url डॉट कंटेंट जो है ये मतलब इशू कर सकता है अगर इसको नल चला जाए। तो ये मैं यहाँ से फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि वार इमेज url इज इक्वल टू दिस, इसमें सेव करवा दिया। अब मैं ये इमेज url यहाँ पे डाल देता हूँ। बात तो वही है, जैसे पहले था वैसा ही इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर चेक कर लूँगा पहले कि एट द रेटिव इमेज यूआरएल नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है इमेज यूआरएल तो फिर यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, या आप दूसरा लगा लें, ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रिंग इज नल, स्ट्रिंग नॉट नल आर एम्प्टी, इफ स्ट्रिंग नल इज नल आर एम्प्टी, ये, और इधर नॉट लगा लें। अगर नल एम्प्टी नहीं है तो फिर आप दिखाएं। अब आप चेक करें। आप ओपन हो गए। अब यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे ना सिर्फ आप सैमसंग के दिखाएं। सर्च का बटन प्रेस किया। अब देखें ये सिर्फ यहाँ पे गैलेक्सी अल्फा आ रहे हैं, तो इसमें इमेजेस मिसिंग आ रहे हैं। वैसे सर्च किया, इसमें तो इमेज टोटली मिस हो गए हैं। अच्छा, वो जो हमने इंक्लूड की क्यूरी लगाई थी ना, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ गया इंक्लूड में। हाँ, इसमें शायद हमसे मिस हो गया है। या प्रोडक्ट क्यूरी जो बना रहे हैं इसमें सिर्फ कैटेगरी और पेरेंट इंक्लूड कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की इमेजेस इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यहाँ मैं इमेजेस भी इंक्लूड कर देता हूँ, और वो एरर भी इमेजेस का जो आ रहा था कि नाला आ रहा है, वो भी इसी चीज़ का आ रहा था। हाँ, अब इमेजेस आ गया, अब ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ मुझे आप सिर्फ जो है ना नोकिया के दिखाएं। सर्च किया तो यहाँ देखे सिर्फ नोकिया मोबाइल आ रहे हैं। अब देखें ये गैलेक्सी एस10 लिखा हुआ है, लेकिन ये इसकी कैटेगरी नोकिया डली हुई है, तो इसकी रिकॉर्ड एंट्री गलत है, अदरवाइज़ ये सैमसंग का मोबाइल यहाँ पे ना आता। अब ये सिलेक्टेड नहीं आ रहा, आप कहेंगे कि ये सिलेक्टेड आना चाहिए। इसके लिए आप जिस तरह व्यू बैक में रख रहे हैं कि वो इसी तरह कैटेगरी आईडी भी यहाँ व्यू बैक में रखें। अगर कैटेगरी आईडी नल नहीं है तो व्यू बैक डॉट कैटेगरी आईडी सी आई डी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इसको कैट की वैल्यू दे दें। और जहाँ पे आप लूप लगा रहे हैं और ये ऑप्शन दिखा रहे हैं
ये देखें तमाम कैटेगरीज दिखा रहे हैं। इसमें कट करें और चेक करें। इफ़ एटम डॉट आई डी इज इक्वल टू व्यू बैक डॉट कैटेगरी आईडी, अगर इक्वल है तो ये दिखाना है, एल्स ये दिखाना है। अब इसमें क्या दिखाना है, अगर कैटेगरी आईडी मैच कर गई तो मैं कहता हूँ ये फील्ड सेलेक्टेड दिखा दे, बस काम हो गया। ये देखें मैंने कहा मुझे हवावे के मोबाइल दिखाएं, सर्च किया, वापसी भी हवावे ही सिलेक्टेड है और नीचे रिजल्ट भी सारे हवावे से आए हैं। तो यहाँ तक ये काम कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में जो चीज़ इंक्लूडेड है वो ब्लेज़र सर्वर और ब्लेज़र क्लाइंट है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट और एक छोटा सा डेमो। ये ब्लेज़र सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड करने पे जाऊँगा और व्यू के दोनों ऐप्स आपस में डाटा एक्सचेंज कैसे करती हैं उस चीज़ को देखूँगा। ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद व्यू कार्ट में गया, ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पे ये अपडेटेड है, क्वांटिटी 1 है, 1 आइटम है, टोटल इतना बन रहा है। और यहाँ से जब मैं अपडेट करता हूँ ये अपडेट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता। तो चूंकि इसकी ऐप अलग है, ये वाली ऐप अगर अलग है, मैं कार्ट के इंडेक्स पे जाता हूँ, एक कार्ट है, इसकी गो टू व्यू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो ऐप बनाई है उसका नाम है व्यू कार्ट ऐप। इसके अलावा हमने वेबसाइट लेआउट में एक ऐप बनाई हुई है, बल्कि वो शायद किसी और जगह बनाई है हमने। हाँ, इसको हमने एक्सटर्नल जेएस फाइल में रखा था। थीम्स में, पोर्टो में, एसिड्स में, जेएस में, ये कस्टम के नाम से हमने रखा हुआ। जहाँ ये हम ऐप बना रहे हैं, इस ऐप का नाम हमने जो रखा हुआ यहाँ पे वो है कार्ट ऐप। इसको अब कार्ट आइटम दे देंगे तो ये अपडेट हो जाया करेगी, क्योंकि इसी कार्ट आइटम्स की बेस पे वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करती है। वेबसाइट लेआउट पे आया, इंडेक्स पे आया। यहाँ देखें जब भी आप मेथड अपडेट कार्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास वो दूसरी ऐप है कार्ट ऐप डाट। इस कार्ट ऐप के अंदर आपके पास मौजूद हैं कार्ट आइटम्स, इनको आपने एक अरे देनी है, कार्ट आइटम इसी कैल्टो। अब आपके पास रिस्पांस में जो कार्ट आइटम आए हैं, आर एस में कार्ट आई है, आर एस डॉट कार्ट वो दे दें, लेकिन वो इसके अंदर रहते हुए देनी पड़ेगी कि वो यहाँ उसका स्कोप ये है, यहाँ से आपने रिसीव किया और यहाँ इधर अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ भी अपडेट कर दें। इसी तरह ये लाइन आप यहाँ भी लिख दें, बस अपडेट पे भी और डिलीट पे भी। रिफ्रेश करें, कार्ट एक्सपायर का बताएगा। मैं होम पे चला जाता हूँ, दोबारा कोई आइटम ऐड करता हूँ। ये एक आइटम मैंने ऐड कर दिया, 2 3, व्यू कार्ट पे गया। इस वक्त आप देखिए प्राइस में टोटल प्राइस जो आ रही है हमारे पास है 102,896, और इसमें भी आप देखें तो आपके पास यही प्राइस आएगी। 3 आइटम है, मैं एक आइटम डिलीट करता हूँ तो ये देखें ये साथ साथ ये भी अपडेट हो गई, 2 हो गई। इसको डिलीट किया, वो देखिए वो भी 1 हो गई। बस तो ऐप्स एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकती है इजीली। नेक्स्ट, अब इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट।
यहाँ टेम्पलेट पे से ब्लेज़र सर्च करें। ये ब्लेज़र ऐप है जो सी शार्प पे चल रहेगी, सी शार्प में बनी है। लिनक्स, मैक, विंडोज़, क्लाउड, वेब सब जगहों पे चलेगी जिस तरह ये डॉट नेट कोर चलती है। नेक्स्ट करें। ब्लेज़र ऐप डेमो क्रिएट। अभी आपसे पूछेगा कि ब्लेज़र सर्वर बनाना है या ब्लेज़र क्लाइंट बनाना, तो हमारे पास ये ब्लेज़र सर्वर ऐप है, क्लाइंट ऐप है। मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ और दोनों क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट, पहले सर्वर ऐप क्रिएट कर रहे हैं और इसी के अंदर मैं दूसरा प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये सोल्यूशन में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो यहाँ सोल्यूशन पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ ऐड प्रोजेक्ट करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट। फिर मैं वही ब्लेज़र यूज़ करूँगा, ब्लेज़र ऐप। नेक्स्ट, पहले मैंने ब्लेज़र ऐप डेमो लिखा था तो सर्वर चूज़ की थी टॉप वाली। अब ब्लेज़र ऐप डेमो 2 के नाम से बना रहा हूँ और इसमें ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप कर रहा हूँ, जिसको ब्लेज़र क्लाइंट भी कहते हैं। इसको भी क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। ये एंटायर प्रोजेक्ट कहलाता है कि आप एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर देते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट की चीज़ें आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटायर का टॉपिक भी इसी में क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फिलर रन करता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये एक एक्सेप्शन आ रही है। वैसे जो कि HTTPS लगा हुआ है तो उसका क्या है, मैं एडवांस पे जाऊँगा और एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू कर दूँगा। ये मेरे पास ब्लेज़र ऐप है, इसमें ये क्लिक करता हूँ, काउंटर आगे जा रहा है, ये होम है और ये फैच डाटा में कोई टेम्परेचर कहीं से गेट करके ला रहा होता है। अच्छा, आप ना इन दोनों के ओपन करें तो फाइल स्ट्रक्चर देखें तो उसी तरह डब्ल्यू रूट है। डाटा में जितने भी आपके डाटा शो हो रहा होता है, वेदर की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो यहाँ से लेके आ रहा है। ये रैंडमली आ रहा है, किसी एपीआई से नहीं आ रहा होता, लेकिन एपीआई से भी इसी तरह आता है। ये पेजेस हैं जो आपको शो हो रहे होते हैं और ये शेयर्ड पेजेस हैं। तो ये मैं मेन लेआउट पेज पे चला जाता हूँ, इसमें ये अबाउट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक डिव लगा देता हूँ, डिव ब्लेज़र सर्वर ऐप। और इसी तरह यहाँ पे जाता हूँ और इसके शेयर्ड में जाके मेन लेआउट पे जाके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक H1 ऐड कर देता हूँ, ब्लेज़र क्लाइंट या वेब असेंबली ऐप। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं रन करूँ ये दोनों प्रोजेक्ट्स रन हो जाएं। और दूसरा ये कि ये HTTPS पे रन नहीं करना चाहता, मैं HTTP पे करना चाहता हूँ ताकि वो जो स्टार्ट में एक एक्सेप्शन आती है वो भी ना आए। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में गया, डिबग में गया, तो यहाँ अनेबल SSL लगी हुई टेक ख़त्म कर दी, कंट्रोल S कर दिया। इसी तरह दूसरे का भी राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, डिबग में गया और ये अनेबल SSL ख़त्म कर दी, सेव। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जब मैं ये प्रोजेक्ट रन करूँ ना तो ये दोनों रन हो, क्लाइंट वाला भी सर्वर वाला भी। दो अलग अलग प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो मतलब रन हो सकते हैं ब्राउज़र में। दोनों मतलब ब्लेज़र प्रोजेक्ट हैं। तो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊँगा, सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगा कि जब मैं रन करूँ तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो ये लगा हुआ है कि ये ब्लेज़र ऐप डेमो यानी कि सर्वर वाला हो या ये क्लाइंट वाला हो, आप एक चूज़ कर सकते हैं। या आप यहाँ पे कहेंगे मल्टीपल सिलेक्शन है और नन की जगह आप दोनों को स्टार्ट कर दें, अप्लाई करें, ओके कर दें। अब आप कंट्रोल F5 प्रेस करें। अब आप देखेंगे कि ब्राउज़र में दो टैब खुलेंगे, एक में सर्वर ऐप होगी, एक में क्लाइंट ऐप। ये देखें, ये तो पहले से ही ओपन था, ये दोनों अभी ओपन नहीं। तो ये ब्लेज़र क्लाइंट वेब ऐप और ये ब्लेज़र सर्वर। अच्छा, कोई इशू आ गया, मैं दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, दोनों लोकल होस्ट पे हैं तो मे बी इस चीज़ का भी प्रॉब्लम हो, तो मैं एट ए टाइम एक ही चलाता हूँ, दोनों नहीं चलाता। वैसे ब्लेज़र को मैंने दोनों नहीं चलाया। ये देखें, ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप भी आ गई
और ये ब्लेज़र सर्वर ऐप भी आ गई। इसको रिफ़्रेश किया, ये भी ठीक चल रही है। इसको रिफ़्रेश किया, ये भी ठीक चल रही है। ठीक है, वो वैसे कोई इशू हो गया होगा। अब देखें कि यहाँ पे अब जब आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको कोई लोडर नज़र नहीं आता कि कोई मतलब पेज रीलोड होता फील नहीं होता। तो ये मैं इसके इंस्पेक्टर एलिमेंट में गया, तो ये देखिए मैं जो काउंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये काउंटर वाला एरिया जो है ये फिल हो जाता है। ये मैं जूम कर देता हूँ। होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये होम वाला फिल हो गया। फेच डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इधर ही यानी कि डाटा चेंज हो रहा है। तो ब्लेज़र ये काम करता है कि जो भी आपका सर्वर साइड पे जो भी रिस्पांस होता है सिर्फ वो लेके आता है जो पेज में चेंजिंग होती हैं। मतलब सारा डाटा नहीं लाता। इस तरह एक पेज पे रहते हुए आप बड़े इजीली काम कर सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है और दूसरा ये है कि हर यूआरएल के अगेंस्ट जैसे आप फेच डाटा करते हैं तो ये देखिए साथ यूआरएल भी चेंज कर देता है। आप फेच डाटा को इंटर करें तो भी फेच डाटा वाला पेज ही खुलेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। अब इसका थोड़ा-सा यहाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन चूँकि डेमो है इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे ये काउंटर वाला पेज है, इसमें जितना जावास्क्रिप्ट लिखा होता है कि आप क्लिक करें तो इंक्रीमेंट होता जाए, ये जावास्क्रिप्ट है। लेकिन इसने जावास्क्रिप्ट लिखा नहीं है कहीं पे। यहाँ पे देखिए इसने लिखा है यहाँ पे करंट में इसने करंट काउंटर के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और वो वेरिएबल बना कहाँ पे रहा है वो देखें यहाँ कोड के नाम से बना रहा है। इस कोड के अंदर जो कुछ भी लिखेगा ये जावास्क्रिप्ट बनता जाएगा। उसमें एक वेरिएबल बनाई उसने करंट काउंटर उसको ज़ीरो कर दिया और एक मेथड बनाया इंक्रीमेंट काउंटर उसमें काउंटर को प्लस प्लस कर दिया। यानी कि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो काउंटर प्लस होता जाएगा। और यहाँ पे इसने बताया एट द रेट ऑन क्लिक, जब इस पे क्लिक हो तो ये इंक्रीमेंट काउंट वाला मेथड कॉल करें। इंक्रीमेंट काउंट वाला मेथड कॉल होता जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा, वो इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे लाइव डिस्प्ले होता जाएगा। इसी तरह फेच डाटा के अंदर आए आप। फेच डाटा के अंदर इसने देखें कि एट द रेट पेज बनाया कि स्लैश फेच डाटा कि जब ये कॉल हो तो फेच डाटा के नाम से आना चाहिए यूआरएल में। और यहाँ पे ना इसने अपना वो ब्लेज़र ऐप जो भी बनी थी डॉट डाटा यानी कि डाटा वाला फ़ोल्डर यूज़ करना चाह रहा है। नेम स्पेस यूज़ किया इसने और इंजेक्ट कर दिया ये वेदर फोरकास्ट सर्विसेज को। उसका नाम फोरकास्ट सर्विस रख दिया। और यहाँ उसने चेक किया अगर फोरकास्ट सर्विस नल है ना तो फिर आपने लोडिंग लोडिंग लिखा हुआ दिखाना है। और अगर नल नहीं है तो फिर आपने ना टेबल में वो सारा डाटा दिखाना है। ये अब देखें अब लूप लगा रहा है वो सी शार्प का लूप ही है। ये फोरकास्ट के अंदर जो है जितनी भी फोरकास्ट है वो एक एक निकाल के यहाँ पे दिखा रहा है सिंपल। अब ये आ कहाँ से रही हैं उसके लिए ये देखें इसने फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। जावास्क्रिप्ट के कोड में इसने पहले एक अरे बना ली, आप लिस्ट भी बना सकते हैं। फिर इसने प्रोटेक्टेड ओवरराइड एसिंक टास्क ऑन इनिशियलाइज एसिंक किया कि जब ये पेज इनिशियलाइज हो जाए तो आपने ये काम करना है। इसमें क्या करना काम करना है, ये देखिए इवेट कर रहा है ये गेट फोरकास्ट एसिंक। मैं इस पे एसिंक पे जाता हूँ तो ये देखें ये मेथड यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। तो एसिंक से अगर आपको समझ नहीं आती कि एसिंक क्या है तो ये आप टास्क ख़त्म कर दें, सिंपल ऐसे गेट करें। और ये भी अगर टास्क है फिर टास्क सारी जगहों से ख़त्म करना पड़ता है। बारह चलो मैं टास्क लगा रहने देता हूँ। टास्क जहाँ भी लगा हुआ हो तो वहाँ आप डॉट रिज़ल्ट करेंगे। यहाँ पे डॉट रिज़ल्ट अगर इवेट नहीं लिखना चाहते आप इवेट ना लिखें, बस जो भी है कि इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाए। अब आप रन करें, लेकिन ये फिर उसके अंदर जिसके अंदर ये रन हो रहा था वो खुद एसिंक था तो वो रिकमेंड करता है कि आप अंदर इवेट यूज़ करें। खैर ये देखें ये आपके पास ये क्लाइंट सर्वर ऐप है और ये क्लाइंट ऐप है। और ये फैच डाटा करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है, यहाँ भी फैच डाटा करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाता है। अब इन दोनों में बज़ाहिर तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़र्क ये है सर्वर वाली ऐप में आपकी जितनी भी असेंबलीज़ होती हैं डीएलएल वो सारी सर्वर साइड पे रन होती हैं। और क्लाइंट वाले में जितनी भी असेंबलीज़ होती हैं वो सारी आपकी क्लाइंट में रन हो रही होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल F5 किया तो ये मेरे पास सारी फाइल्स आ गई जो जो जिन जिन फाइल्स पे इसने रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा एक तो उसको मैं एवेट कर दूं, कंट्रोल F5। इसमें ना वो शो भी कर देता है यहाँ पे जो जिन फाइल्स पे आपको की यूआरएल जा रही होती है जो 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 गेट कर रही होती है। तो सारी क्लाइंट साइड है ना, इसमें जो वेब असेंबली होती है
जो यहाँ पे आती है सारी फाइल वो भी शो हो जाती हैं, लेकिन अभी हो नहीं रही है इसमें। वैसे मैं बता देता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट में फाइल्स होती हैं, जो जो आप यूज़ करते हैं, जैसे इंटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, कुछ और टूल यूज़ करते हैं, उनकी ये ना डीएलएल्स होती हैं, जो सारी सर्वर साइड पे पड़ी होती हैं। तो सर्वर ऐप में डीएलएल्स यहाँ पे पड़ी होती हैं, और ये आपका क्लाइंट है। और जो भी एग्जीक्यूशन है, यहाँ से जो भी कोड आपस में कन्वर्ट होते हैं, जो मतलब यूज़र को जाते हैं, वो सारे कोड कन्वर्जन जो है यहीं पे हो रही होती है। ये मैं कोड कन्वर्जन कह रहा हूँ। और इसके बाद जो रिस्पांस होता है, वो रिस्पांस आपका यहाँ से ब्राउज़र को सेंड हो जाता है। ये ब्लेज़र सर्वर में होता है। ब्लेज़र क्लाइंट में ये जो आपकी असेंबली है, ये असेंबली ही ब्राउज़र को सेंड हो जाती है यहाँ पे। और जो भी काम करना होता है, ब्राउज़र इस असेंबली को कहता है, और इस असेंबली से वो जो भी काम होता है, इसके मतलब इसको भेजता है, ये काम करके इसका जो भी रिस्पांस होता है वो यहाँ पे आपको शो करवा देता है। इसमें आपका सर्वर जो है वो लोडेड नहीं रहता ब्लेज़र क्लाइंट की सूरत में। और ब्लेज़र सर्वर की सूरत में ये असेंबली सर्वर पे ही रहती हैं। तो अगर इस पे ज़्यादा आगे मतलब डिस्कशन रिक्वायर्ड हो, तो फिर हम कोई स्पेशल लेक्चर रख लेंगे ये चीज़ सीखने के लिए। लेकिन एक मतलब डेमो देना था, तो मैंने कहा चलें डेमो में ये चीज़ इंक्लूडेड थी तो वो बता दूं। तो ये आपकी एक बड़ी अच्छी ऐप बनती है इसमें। उसमें आपका सर्वर रन ना भी हो रहा हो वेब असेंबली की सूरत में, तो ये वेब असेंबली चलती रहती है। और जो दूसरा ब्लेज़र सर्वर है, इसमें ये रियल टाइम में सिग्नल आर के साथ कनेक्टेड होती है। सर्वर के साथ सिग्नल आर को भी आगे हमने पढ़ना है, वो भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। अब मैं ये कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैंने क्लोज़ किया तो ये देखें अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट सर्वर आ गया कि इसका चूँकि सर्वर क्लोज़ हो गया है, तो ये अब काम नहीं कर रही। जबकि ये ब्लेज़र क्लाइंट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सर्वर क्लोज़ हो गया है, इसके बावजूद मेरी ऐप चल रही है। देखिए फेच डाटा काउंटर प्लस किया, ये चल रही है। तो ब्लेज़र क्लाइंट का ये फ़ायदा है कि वो चूँकि ऐप आपकी डाउनलोड होके क्लाइंट के ब्राउज़र में ही आ जाती है, फिर इंटरनेट नहीं भी होगा तो ऐप चल रही होगी। मतलब बहुत सारे काम ऐप के इंटरनेट के बगैर भी हो रहे होंगे। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप में भी कुछ इस तरह ही होता है। आप PWA के ढूंढें तो उसकी डिटेल पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ब्लेज़र क्या चीज़ है। अब मैं फिर इसको ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो, ये ब्लेज़र ऐप डेमो। अब मैं चाहता हूँ कि एंटायर में ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एन का मतलब है कि अनलिमिटेड भी हो सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे आमतौर पे ना ये देखें, इसमें भी ना वेदर कॉस्ट का ये मॉडल यूज़ हो रहा है, सिंपल। और यहाँ पे अगर आप ये ब्लेज़र ऐप जो है ना डेमो, ये सर्वर वाली, इसके बाद ब्लेज़र ऐप डेमो वेब असेंबली में भी आप अगर ये इस पे जाएं, इसने कहाँ यूज़ किया है, मॉडल्स, फैच डाटा में जाएं, तो ये देखें ब्लेज़र, ये अच्छा कोड के अंदर इसने क्लास बनाई हुई है। चलें कोई बात नहीं, बहरहाल क्लास इसने बनाई हुई है, ये क्लास दोनों तरफ यूज़ हो रही है ना। तो यहाँ मैं एक और असेंबली ऐड कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट नाम कोई भी रख सकते हैं। ये ना क्लास लाइब्रेरी होगी, क्लास लाइब्रेरी। तो ये देखिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, हम डॉट नेट कोर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ हम डॉट नेट कोर वाली क्लास लाइब्रेरी ये चूज़ करेंगे, डॉट नेट कोर। नेक्स्ट, इसमें ना मैं इसको शेयर्ड मॉडल नाम दे रहा हूँ, शेयर्ड मॉडल्स। आप नाम कोई भी दे सकते हैं। ऐसे मॉडल जो दोनों में आपको रिक्वायर्ड है, आप उसके शेयर्ड मॉडल यहाँ पे बना लें। जैसे ये वेदर फोरकास्ट था, इस क्लास को मैंने कट किया और यहाँ पे वेदर के नाम से इसी को रीनेम कर देता हूँ, वेदर, यस। और यहाँ पे मैं वेदर वाली क्लास पेश कर लेता हूँ, वेदर फोरकास्ट। इसमें देखिए तीन प्रॉपर्टीज, एक डेट है, टेम्परेचर सी और समरी, और टेम्परेचर एफ है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या इसमें भी ऐसे ही है, वेदर फोरकास्ट। तो ये देखें, ये भी वही चीज़ है, डेट, टेम्परेचर सी, टेम्परेचर एफ और समरी। मैं इसको फिलहाल राइट क्लिक करके एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सक्लूड हो गई। इसके बाद जो है मैं यहाँ
ब्लेजर दूसरा जो क्लाइंट मेरे पास था उसमें यहाँ उसने नीचे बनाई हुई थी ये, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। दोनों को देखें क्लासेस कमेंट हो गई, दोनों तरफ क्लासेस नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने शेड वाला बनाया ना, दोनों इसी को यूज़ करें क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा डेमो पे, इस पे ऐड पे जाऊँगा, रेफरेंस पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट रेफरेंस, कि मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के रेफरेंस इसमें ऐड करना चाहता हूँ। उसमें मैं बताऊँगा कि ये मॉडल्स को यूज़ करेगा। इसी तरह दूसरी ऐप में भी मैं जाता हूँ यहाँ पे और राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाता हूँ, शेयर मॉडल पे जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोनों प्रोजेक्ट जो है शेयर मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें इसको वेदर फोरकास्ट चाहिए, मैं शिफ्ट इंटर ऑल्ट इंटर प्रेस करता हूँ। अच्छा ये वैसे डिटेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर यूजिंग में लिखता हूँ @ यूजिंग शेयर्ड मॉडल, शेयर्ड मॉडल्स, शेयर्ड मॉडल्स यूजिंग लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ रिजॉल्व हो गई है। अब हमारा यहाँ पे ये मेथड है गेट फोरकास्ट सिंक, इस पे जाते हैं तो यहाँ देखिए ये इस पे भी एरर दे रहा है क्योंकि हम वो तो शेयर्ड में ले गए थे। अब यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ यूजिंग, बल्कि यहाँ पे अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो वो खुद ही रिजॉल्व कर देगा। ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये कह रहा है ऊपर यूजिंग शेयर मॉडल लेके, मैंने कहा जी लिख दे, उसने लिखा और ये भी ठीक हो गया। रिबिल्ड करता हूँ, अब दूसरे प्रोजेक्ट का एरर देगा कि उसमें ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही, मतलब मॉडल चेंज हो गया, तो इस पे क्लिक किया। अच्छा ये बता रहा है ये .NET कोर 3.1 है, तो ये जो असेंबली का वर्जन है वो 2.1 है, तो इसको रेफरेंस नहीं कर सकता। बहरहाल आपके वर्जन सेम हो तो ये मतलब इसके रेफरेंस ऐड हो जाएंगे और ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका शायद अगर यहाँ से वर्जन चेंज करने का ऑप्शन है तो मैं कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, .NET कोर 3.1 है और ये ब्लेज़र डेमो पे जाता हूँ, इसका एप्लीकेशन ये 2.1 है, ये 2.1 है ब्लेज़र ऐप डेमो, तो आपको फिर वेब असेंबली का डेमो भी 2.1 ही रखना होगा ताकि ये 2.1 कर लें और सेव कर दें। अब आप रीबिल्ड करें। ये देखिए ये कुछ इंस्टॉल कर रहा है जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं 2.1 के हवाले से। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ये भी 3.1 को टारगेट करता है और वो आपकी 2.1 है। बहरहाल चलें, ये तो वर्जनिंग आपको एक जैसी रखनी होगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ब्लेज़र क्लाइंट और सर्वर दोनों का डेमो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज़ेमरीन डेमो है। अभी मेरे पास इसमें ज़ेमरीन पता नहीं इंस्टॉल भी था या मैंने ज़ेमरीन को टिक नहीं लगाई, मैं चेक कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नहीं इसमें ज़ेमरीन ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इंशाल्लाह इस ज़ेमरीन ऐप का डेमो हम बाद में ले लेंगे। आज के लेक्चर में हमने एसएमएस सेंड करना भी देखना था, लेकिन एसएमएस का जो अकाउंट है वो एक्सेस नहीं हो रहा, पासवर्ड या यूज़र नेम इनवैलिड है, तो वो वेरीफाई करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ऑथेंटिकेशन का है कि लॉगिन यूज़र को हमने इसमें कैसे एक्सेस देनी है, एडमिन और यूज़र अलग अलग कैसे करने हैं, और कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको फ़िल्टर कैसे करना है कि ये इस यूज़र को ऑथराइज़ है या नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे, एसएमएस सेंड करने वाले पे करेंगे, और इसके अलावा जो कोई छोटी छोटी चीज़ें अगर रह गई होंगी तो उन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।